आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं पूरे ईरान और इजराइल के जो हालात हैं, जिस तरह से जंग चल रही है उसका जायजा लेने के लिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरह से कि हमने पूरा जो ईरान का आसमान है उस पर हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है, ईरान जो F-35 अब तक 6 F-35 को मार गिराया है, कई ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान का भी नुकसान हुआ है। इजराइल भी पूरी ताकत से हमला कर रहा है, और इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि अभी तो ये हमने सिर्फ चेतावनी दी थी, अभी तो हमने खबरदार किया है, जंग अब शुरू होने वाली है। तो ये ईरान की तरफ से कहा गया, और ईरान की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि हैफा और तिल अवीव को लोग छोड़ दें, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। और अब इसका एतराफ़ खुद इजराइल की तरफ से होने लगा है कि ईरान जो है बहुत ही पावरफुल है और उससे जंग आसान नहीं है। तो बहरहाल इस पूरे मसले पर कि ईरान किस तरह से स्ट्रांग है, किस तरह जंग लड़ रहा है और दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो इस पर हमने जो हमारे माहिर है शौकत भारती साहब से तफसील से बात की और जानने की कोशिश की कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है और जंग का क्या रुख होने वाला है, फिलिस्तीन की जो सूरत हाल है वो क्या है, सब पे हमने तफसील से बात की। सुनिए आप भी और देखिए। आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड को मारने के बाद, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करने के बाद, 450 अटैक करने के बाद इजराइल और अमेरिका बहुत खुश थे और बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो भी जारी किया गया और धमकी भी दी गई कि अगर अब भी हमारी बातचीत नहीं मानी और टेबल पर आकर जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं किया तो इससे बुरा अंजाम होगा। तो ये धमकी जाहिर सी बातचीत है, बज़ाहिर तो ईरान को है, लेकिन ये धमकी शौकत भारती साहब, थोड़ा से और अगर आपका हाथ बहुत आगे आ रहा है कैमरे पे, चेहरा आपका दब रहा है जरा, आपकी शख्सियत जो है। हाँ, आप चेहरा नहीं वो हाथ ज्यादा। जी ठीक है। तो ये जो चीजें थी कि ये आप देखें, जो ट्रंप ने जो मैसेज दिया है ये बहुत खतरनाक मैसेज है और इससे पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि ट्रंप ने अब ये तय कर दिया है कि हम सब कुछ हैं। सबसे बड़े डिक्टेटर की हैसियत से जो है ट्रंप को जो है आप ये देखिए कि पेश किया गया है। तो ट्रंप ने मैसेज क्या दिया है, हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, तुम्हारी मिलिट्री के हाई कमांड्स हो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे साइंटिस्ट हो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यानी ट्रंप इजराइल के स्पोक पर्सन बनकर बात कर रहे हैं और उसके बाद G7 बुलाकर उसमें भी सपोर्ट किया पूरी तरीके से उसको, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्राइम का मुजरिम और जेनोसाइड करने वाला साबित किया। मैं आप लोगों से पहले दिन से कह रहा हूं कि ये यूरोप हो या अमेरिका, ये कोई आपके साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। सिर्फ ये जबानी जमा खर्च कर रहे हैं और ये गजा के अंदर इतने बड़े जेनोसाइड को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जब ये गजा के जेनोसाइड को जस्टिफाई कर रहे थे तभी सबको ये समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया के अंदर जितने भी टॉप की वो ऑर्गेनाइजेशन जहां बैठकर दुनिया अपने मसलों को हल कर सकती थी, डिसीजन लेना, वो सब के सब खत्म हो गए। एक नया डिक्टेटर
जो बाइडेन से ज्यादा खतरनाक बनकर आया है, जिसका नाम है ट्रंप। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा झूठा भी है, कहता कुछ है करता कुछ है। पहले इसने कहा कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही जो एक्शन होना होगा वो होगा, अभी हमारा नेगोशिएशन की बातचीत चल रही है। इधर नेगोशिएशन की बातचीत चल रही थी और उधर अटैक हो गया। जाहिर सी बातचीत है, अगर 200 जहाजों से अटैक हुआ होगा तो उसकी तैयारी जो है काफी पहले की गई होगी और उसकी रिफ्यूलिंग का इंतजाम, उसको इंटेलिजेंस का इंतजाम, उसको सारे इंतजाम करने होंगे। तो अमेरिका पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा था भाई। जब लास्ट स्टेज के ऊपर बात होनी थी, क्या नाम है, क्या ईरान के साथ में ओमान के अंदर, तो फिर उसके बाद अटैक क्यों कर दिया? और पहले ये कहा कि हमसे इससे मतलब नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। फिर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हमसे सिग्नल लेकर किया गया। फिर ट्रम्प उसको कह रहा है कि हाँ हमने ये किया है और अगर जो है आप नहीं करेंगे तो आपसे ज्यादा सख्त होगा। अब वो कह रहा है कि तेहरान खाली कर दो, तेहरान को हम जो है पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। G7 की मीटिंग में वो बता रहा है कि इजराइल को राइट टू डिफेंस है। अगर इजराइल को राइट टू डिफेंस है तो क्या ईरान को राइट टू डिफेंस नहीं है? अब तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला किसने किया है? इजराइल ने किया है। तो जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान को राइट टू डिफेंस नहीं है। लेकिन ना, इन लोगों को कोई जुल्म नहीं दिखता। जैसे गजा के अंदर 56 साल से जो जुल्म हो रहा था वो नहीं दिखा। 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ किया वो इनको नजर आ गया और पूरा इनका मीडिया और मिशनरी और तमाम 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर। और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कहता रहा कि 56 साल से जो तुमने किया है उसका नतीजा ये है। तो इनको अब ये दिख रहा है कि ईरान ने अटैक कर दिया। अब ईरान ने ये सोच भी नहीं सकते थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक दुनिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी कंट्री को आप इस तरह से उसकी टॉप जो है मिलिट्री क्या नाम है कमांड को आप खत्म कर दें और उस पर इतना बड़ा अटैक करें और उसके बाद 12 घंटे के बाद वो अपना बदला लेना शुरू कर दे। और ऐसा बदला ले रहा है कि आप सब मिलकर पूरा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अरब कंट्रीज, ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए कि क्या बात चल रही है, ट्रंप की जबान बोली जा रही है। खित्ते में अमन का खतरा है, जंग को रुकना चाहिए। और जैसे जो बयान आपने देखा कि गजा के लिए दिया जाता था कि इजराइल ने बड़ा गड़बड़ किया है और सीज फायर होना चाहिए, सेम वही आपने देखा कि अरब ममालिक ने गजा की कोई मदद नहीं की, सिर्फ लिप सर्विस की जंग रुकना चाहिए। इजराइल ने गड़बड़ किया है ना, और पीछे से क्या किया, सारी सप्लाई लाइन टिल टुडे भी मेंटेन है। सेम इसी तरह से 21 कंट्रीज ने मिलकर बयान दिया है ईरान के लिए कि इजराइल ने जो अग्रेशन किया है वो बड़ा खतरनाक है और ये जंग बढ़ेगी तो खित्ते के लिए प्रॉब्लम होगी। तो और उसको इनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सारे मुल्क जो है एक साथ खड़े हैं। ये कैसे खड़े? जो लोग गजा के लिए नहीं खड़े हुए वो ईरान के लिए कैसे खड़े होंगे? खड़े होने का मतलब ये है जैसे अमेरिका के साथ खड़े थे तो उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को दिया, हाँ, $400 बिलियन का एक जहाज दिया। हाँ, ईरान के ऊपर सैंक्शन है, इन लोगों ने क्या दे दिया ईरान को? अरे जो एक गिलास पानी ना पहुंचा पाए, एक निवाला रोटी ना पहुंचा पाए गजा के लोगों को, वो ईरान को मतलब लिप सर्विस। सिर्फ हम जबान से बोल रहे हैं, जबान से तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इतना गलत हुआ है, हमला हुआ है और यूनाइटेड नेशन के जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। आपको इतना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, बोल इसलिए रहे कि साहब उसके पीछे देखिए एक चीज लगी हुई है, खित्ते के अमन को खतरा है। खित्ते के अमन को अभी तक खतरा नहीं था इजराइल से। अब जब ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया तो खित्ते के अमन को खतरा होने लगा। सवाल यह है कि 20 महीने से आज तक आपने कोई बयान दिया?
कि इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा खतरा है। अब जब जंग छिड़ गई है और जंग इस पीक के ऊपर है कि मामला किसी वक्त भी कहीं जा सकता है, तो आप ये बयान दे रहे हैं कि वो इजराइल ने एग्रेशन किया और बड़ा गड़बड़ किया है, हम इसे कंडेम करते हैं। अब जंग अगर बढ़ेगी तो खित्ते के लिए खतरा है। कहा मतलब जाहिर सी बातचीत है कि जो बेसेस हैं अरब कंट्रीज के अंदर अमेरिका के, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इजराइल तो अटैक करेगा नहीं, ईरान अटैक करेगा ना। जब अभी ट्रंप ने यह कह दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार है, तो ट्रंप कहां से अटैक करेंगे? ट्रंप को या तो वॉरशिप लाना पड़ेगा, वहां से अटैक करेंगे, और या अरब कंट्रीज के बेसिस से अटैक करेंगे। ये अगर बात करें कि हम अपना बेस जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम अपनी एयर स्ट्रिप नहीं इस्तेमाल होने देंगे, अगर ये इस तरह की बातचीत करें तो समझ में आ रहा है क्या इस बयान के अंदर ये है कि उन्होंने वार्निंग दी है। दूसरी बात, जिनका बॉर्डर लगा हुआ है जॉर्डन, वो गजा की मदद तो कर नहीं रहा है। वो इजराइल के लिए बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल का पूरा यूनिट बैठकर वहां से ईरान से आने वाले ड्रोन और मिसाइल्स को रोक रहा है। तो सवाल अब सबके सामने ये है कि आखिर इस बयान को, बहुत से मीडिया साहब बयान आ गया और बड़ा भारी हो गया, तुम्हारे बयान की औकात क्या है? उस बयान को अगर आप एनालिसिस करें तो उसके अंदर दो पार्ट हैं। खित्ते के अमन को खतरा किससे है? इजराइल से नहीं है। तुम्हें खित्ते को अमन को खतरा ये है, ये चिल्ला रहे हो कि ईरान अगर वापस, अमरीका कहो ना कि अमरीका हमला ना करे, क्योंकि ये बयान आया अरब कंट्रीज को कि इजराइल ने तो हमला करने के बाद सब डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका जो है वो उसकी जिम्मेदारी को बिल्कुल अटैक नहीं करे, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसा जो मामला है उसको जो है अगर आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर आप तज्जिया करें किसी चीज का, बयान का, तो तीन चीजें निकलेंगे। एक तो जैसा लिप सर्विस है वैसे ही, फिर इसको काउंटर करने का आप ईरान का बयान देख लें, तो ईरान के अंदर एक बात की कही गई है कि हम जो हैं, जिस जगह से हम पर अटैक होगा हम अटैक करेंगे। दूसरी बात है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को अगर आप देखते हैं तो स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर, उस स्टेट ऑफ हुर्मुज को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां के ऊपर यह दिखाई देगा कि अभी जो न्यूज आ रही है कि 3 शिप्स जो हैं वो जले हैं। उसमें बताया जा रहा है कि तो जो शिप्स जो हैं वो जले हुए हैं, वो शिप्स जो हैं वो जो टैंकर, ऑयल टैंकर जला हुआ है वो यूएई का है। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि ईरान की तरफ से यूएई के टैंकर के ऊपर हमला हो गया, या फिर जानबूझकर इस टैंकर के ऊपर अटैक कराया गया कि ताकि ये बात कहे कि ईरान ने हमारे ऑयल टैंकर्स को हिट कर दिया है? ठीक है, क्योंकि अमेरिका एक तैयारी कर चुका है, अमेरिका ने कह दिया कि हम बहुत जल्दी इसमें शामिल होने वाले हैं, है ना। G7 एक साथ आ चुके हैं बाकायदा तौर के ऊपर अटैक करने की तैयारी के अंदर। उन्होंने कहा डिफेंस, राइट टू डिफेंस है उनके साथ में, नेटो उनके साथ में खड़ा हुआ है। पुतिन से जो इनकी बात हो रही थी उसको, बातचीत को ट्रंप के साथ में पुतिन ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पुतिन ने बार बार इनको फोन करके कहा कि भाई इस जंग को रुकवाओ, इस जंग को रुकवाओ। जंग को रुकवाने के बजाय ये जंग में कूदना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बातचीत है कि रशिया का एक पार्टनर है, क्या नाम है, ईरान। अब क्या करेगा रशिया? तो रशिया ने तो शौकत भारती साहब बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन पे, बहुत बड़ा। देखिए रशिया को फंसा हुआ देखा इन्होंने वहां के ऊपर, ठीक है, और उसके फौरन बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करा दिया। पहली बार आपको याद होगा कि जब रशिया यानी पुतिन के ऊपर उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक हुआ था, और उनके जो क्या नाम है फाइटर जेट जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाते थे, वहां के ऊपर जब अटैक हुआ था, उस वक्त हमने आपसे कहा था कि ये रशिया इन्वॉल्व है इधर, ठीक है, और जो सीरिया के अंदर से जो सपोर्ट मिलता था
वो भी हुकूमत गिर चुकी है। अब ये पूरी तरीके से ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए ये परतोल रहे हैं, और ये जानबूझकर ईरान जितनी भी बात कर रहा है न्यूक्लियर इनरिचमेंट के सिलसिले के अंदर, देखिए आइटम बम नहीं बनाने देंगे। देखिए कितना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा है कि जैसे अगर कोई आदमी हाथ के इशारे से कहे कि एक जहाज डूब गया था, उसकी बत्ती बुझ रही थी, बंद हो रही थी, और हाथ से दिखाए बत्ती बुझ रही थी और बंद हो रही थी, जल और बुझ नहीं रही थी, बुझ रही थी और बंद हो रही थी। अब एक ही बात को ऐसा कहा जा रहा है कि अब भाई जब एटम बॉम्ब ना बनाए ना, यही तो बातचीत है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का, कि अंदर अंडरटेकिंग इनरिचमेंट नहीं करने की नहीं है, इनरिचमेंट कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अंदर कितने परसेंट तक ईरान इनरिचमेंट कर सकता है वो करने के लिए तैयार है, वो परमिटेड है, इंटरनेशनल लॉ है। आप उससे एटम बम नहीं बनाएंगे, तो अब एटम बम ना बनाने की जो बातचीत है, ठीक है, उसको उन्होंने फतवा दे रखा है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे जब तक ईरान के ऊपर खतरा नहीं होगा। अब जो वहां की पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो रही है कि हम एनपीटी से अलग कर लेंगे, कि जिन लोगों ने दस्तखत कर रखे, क्यों? क्योंकि जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को कल तो पास कर दिया शौकत बाती साहब, ऐसी खबर है कि उसे पार्लियामेंट में पास कर पार्लियामेंट पास कर दिया। अब पार्लियामेंट में पास हो गया, उसको इंप्लीमेंट करना है उनको। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों उन्होंने पास किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के पास जब कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि ईरान एटम बम बना रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है ईरान के ऊपर अटैक करने का जवाब क्या है? जवाब क्या है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जहां बना हुआ रखा हुआ इजराइल के पास एटम बम, वहां के ऊपर नहीं जा रही। ये अरब ममालिक जो इजराइल के पास बना हुआ एटम बम है, उससे इनको खतरा नहीं है। ईरान इनरिचमेंट कर रहा है, बम नहीं बना रहा है, उसको इनको खतरा है। तो अब क्या मतलब है? मतलब ये देखा जाए कि एक्चुअली ईरान इजराइल का यजमान नहीं है। ईरान जिस तरह से बाकी तमाम ममालिक इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ईरान भी खतरा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम में बशर असद को यही क्या नाम है ऑफर दी गई थी कि आप ईरान का साथ छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपकी सीट भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। तो अमेरिका का सिर्फ एक एजेंडा है, इजराइल का एक एजेंडा है कि हमारे साथ रहिए। ये बेंजामिन नेतन्याहू जो बयान दे रहे हैं। शौकत बाती साहब रोकूंगा, एक वीडियो आया है मोसाद का हेडक्वार्टर, उसको टारगेट किया था ईरान ने। ये वीडियो वो प्रेस टीवी ने जारी किया है, यहाँ पे पूरे उसके साथ ये देखिए, यहाँ पे ये जारी हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी, ये मोसाद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। देखिए जी हैफा के अंदर उनका पूरा पावर प्लांट इन्होंने उड़ा दिया। इन्होंने जैसे जैसे अटैक किया, जैसे इन्होंने वहां पर अटैक किया, क्या नाम, उनके ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, इन्होंने इनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने इनके क्या नाम है पोर्ट पर अटैक किया, इन्होंने हैफा के ऊपर पूरी तरीके से उनका वहां पावर प्लांट था, इन्होंने उसका पूरा पावर प्लांट जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे जैसे इन्होंने उनके यहाँ जो अटैक किया, टेलीविजन चैनल के ऊपर उन्होंने वार्निंग जारी दी कि भाई अब चैनल 12 और चैनल 14 जो है वो खाली कर दे, वहां से स्टाफ भाग गया, ठीक है, और वो लोग छोड़ के भाग गए। एक तरफ ईरानी हैं जो वहां के ऊपर अपने चैनल उसी टूटे ऊपर जिस पर अटैक हुआ था वहां से बाकायदा तौर से वो क्या कर रहे हैं कि उसको न्यूज दे रहे हैं वहां के ऊपर खड़े होकर। एक तरफ ये लोग भाग रहे हैं, और बस इनका किस पे चल रहा है? उन भूखों के ऊपर। किसके ऊपर? वो जो गजा के अंदर भूखे हैं, उनको जो रोटी लेने के लिए आ रहे हैं उनको गोलियां
गोलियां मार रहे हैं। अच्छा, बात क्या है कि मिसाइल्स जो आके गिर रहे हैं वो इनके लोग उसको फुटेज नहीं दे रहे हैं। वहां पर जो फिलिस्तीनी है, इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी है वो भी वहां के ऊपर रह रहे हैं, वो उन फुटेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनी तो ही है, इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी है, जो क्या नाम है, जो ओरिजिनल वहां के ऊपर रहने वाले हैं उस खत्ते के अंदर, वहां का एक पार्लियामेंट का मेंबर भी है उनका, तो वहां से जो फुटेज जो है ये आपको निकल के आ रहे हैं। बाकी ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो वहां से फुटेज भी नहीं निकलने के लिए दे रही है। और वेस्टर्न पूरा जो है कंट्री जो है पूरी तरीके से साथ है, कल भी साथ था, आज भी साथ है। आप ये बताइए आज कौन तारीख है? 17 है। आज तो बैठक होनी थी मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांस के अंदर इजराइल फिलिस्तीन के रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वहां पर तो यूरोप की बैठक होनी थी। 13 जून को एक बैठक होनी थी, किसके लिए? कि भाई फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके मतलब यूरोप भी झूठा है, अमेरिका भी झूठा है, ब्रिटेन भी झूठा है। इन लोगों ने इतना झूठ बोला और ये सब एक है। और मैं इनको कुरान की रोशनी में बार बार कहता हूं कि ये यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। जो इनके गाइड के ऊपर चल रहा है ये उन्हीं में है। तो ये कुरान की ये आयत बिल्कुल क्लियर सामने आ रही है। चाहे गजा का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, आपको दिखाई दिया कौन खड़ा हुआ है? यूरोप का एक कंट्री कोई ईरान के साथ खड़ा हो तो बता दीजिए। नेटो का कोई एक कंट्री खड़ा हो तो बता दीजिए। इवन जो वो रजब तैयब अर्दोगान ही खड़े हुए हैं तो बता दीजिए। अच्छा, अब कुछ खबरें आ रही है शौकत भारती साहब, कल फ्रांस ने ऐसी खबर, मुझे नहीं पता कितनी कंफर्म, लेकिन खबर ये आई थी कि फ्रांस ने इजराइल की मदद करने से मना कर दिया है, ऐसा मीडियम चल रहा है। नंबर 1। अच्छा, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने आपसे एक सवाल किया है और वो स्क्रीन पर है कि भारती साहब से एक सवाल है कि अमेरिका में इजराइल का राजदूत एचएल लिटर ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में हम दुनिया को एक सरप्राइज देंगे कि हम ईरान को रोकने के लिए तो क्या इजराइल ऐसा क्या कर सकता है? क्या ये बसों, कारों, पावर स्टेशनों में ब्लास्ट करेगा? लेकिन कोई कैसे ये पूरा उन्होंने पहले से अपनी गोपनीयता इशारा दे सकता है? क्या ये साइबर हमले की बात कर रहा है क्या? ये जो कहा है, इन्होंने पूछा है, क्या इसके पीछे हो सकता है, या ये कि हवा बना रहे हैं? देखिए, बात क्या है कि कभी भी ये लोग कह के कुछ नहीं करते हैं, इनको जो कुछ करना होता है वो कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो रह गई बात कि इस वक्त हर तरह की वार चल रही है, साइबर वार भी चल रही है और दूसरी तरीके की भी वार चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये देखना है कि ईरान के प्रोटेक्शन के अंदर रशिया और चाइना किस हद तक खड़े होते हैं। देखिए, अगर इसका डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दे, किसका? ईरान का डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, यानी उधर से आने वाले मिसाइल को, उधर से आने वाले जहाज को, इवन B-52 भी आ सकता है, अगर उसको गिराने के लिए ये लोग वहां के ऊपर सपोर्ट दे देते हैं, रशिया और चाइना, और ईरान अगर उसके अंदर सक्सेस हो जाता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि जो ईरान को इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं लगातार जो है वहां के ऊपर बारिश के कतरों के तरीके से गिर रहे हैं। तो जो इधर से अटैक हो रहा है, और अब इनका अटैक काफी हद तक ईरान ने रोकना शुरू कर दिया है। F-35 भी गिराए गए हैं, बहुत से ड्रोन भी हिट किए जा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम अगर अलग वो हो गया, ठीक है, तो फिर आप फिर ये देखिएगा कि क्या हल इसका निकलेगा कि अमेरिका की जितनी भी, क्योंकि अमेरिका को लड़ने के लिए सिर्फ दो वारशिप से वहां से नहीं लड़ सकते,
ये अरब कंट्रीज के बेसिस से ही लड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको कहीं और इनको रिफ्यूलिंग जो है वो भी करानी होगी। रिफ्यूलिंग कहां से होगी? और आपको याद होगा कि जब हौती ने इनके वॉरशिप को इतनी दूर से जाकर अमेरिका के हिट कर दिया, तो फिर ईरान के मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप को यहां डुबोने के लिए जो है वो सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये है कि अब डिफेंस ईरान को कितना करना पड़ेगा। और रह गई बात है कि भाई डिफेंस तो आप देखें कि इजराइल के अंदर कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। थर्ड लगा है, एरो 3 लगा है, एरो 2 लगा है, आयरन डोम लगा है, हाँ? और 5-5 जगह दूर से उसको किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं कि नहीं? तोड़ रहे हैं ना। तोड़ने के बाद तो उनको जो इनकी जो नेवातिम बेस है, जहां के ऊपर टॉप क्लास फाइटर जेट्स रखे जाते हैं, इनका जो डेमोना है जिसके करीब उस जाकर उन्होंने गिराया, इनका जो मोसाद का हेडक्वार्टर है जिसके भी जलते हुए आपने वीडियो दिखाया है, इस तरह की बहुत सी फुटेजेस जो है आ रहे हैं। आप तो ईरान के मिसाइल तो वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए उसको जो है उसकी जरूरत नहीं है कि ईरान को वहां जाने की। सिर्फ डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत हो जाएगा, और ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि हम ईरान को अंदर से क्या नाम है रिवोल्यूशन पैदा कर देंगे, ये बहुत बड़ी वो है। हाँ, ये ज्यादा ये कर सकते हैं एक सरप्राइज कि बलूचिस्तान की तरफ से वहां से आतंकवादियों को वहां के ऊपर घुसेड़ दें। सीरिया के अंदर जो इन्होंने पूरा टेररिस्ट का जाल बनाया है उसको वहां से घुसेड़ दें। तालिबान की तरफ से जो है वहां से टेररिस्ट घुसेड़ दें। ये जो काम करेंगे किसी और से नहीं। आप ये देखिए कि आपने हमास से लड़ नहीं पाए तो क्या किया, वहां पर यासिर अबू शबाब को वहां के ऊपर खड़ा कर दिया है। तो ये बड़ा सरप्राइज। आपने देखा था कि पेजर वाला अटैक कितना जबरदस्त हुआ था। और कल ईरान ने भी कहा है अपने लोगों से कि भाई आप मोबाइल ना यूज करें, मोबाइल नहीं यूज करें। और ये आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन एक बात और है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जितने इंडियंस ईरान के अंदर फंसे हैं, जो स्टूडेंट्स वहां के ऊपर पढ़ रहे हैं, जो जायरीन वहां के ऊपर पढ़ रहे हैं, उन सबको वहां से निकालें। लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जंग अब बढ़ रही है। ये जंग कहीं के ऊपर घटेगी नहीं। इसलिए भारत सरकार को मैं आपके इस एमएमसी चैनल के जरिए एक मैसेज दे रहा हूं कि वो तमाम स्टूडेंट जो वहां के ऊपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो दीनी तालीम हासिल कर रहे हो, चाहे दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो, या जो वहां के ऊपर जायरीन बहुत से गए हुए हैं, हमारे इलाहाबाद के भी बहुत से जायरीन वहां के ऊपर हैं जो कुंभ के अंदर फंसे हुए हैं, जो जिस दिन आने वाले थे उसी दिन अटैक हो गया है। तो इनको जिस तरह से कोरोना के पीरियड के अंदर लोगों को लाया गया फ्लाइट्स के जरिए, इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को एज सून एज। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब, हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और हम मुस्तकिल जो है 3 बजे दोपहर में और 10:30 बजे रात में लाइव एमएमसी न्यूज़ इंडिया पर करते हैं। इसके अलावा कई प्रोग्राम भी आपकी खिदमत पेश करते हैं। लिहाजा आप एमएमसी न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहें, देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और अगर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।